हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता। तो बेटे आज हमें पढ़ना है उप सह संयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती हैं और उनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है कि उपसह संयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती हैं। ठीक है बेटे। पर उपसह संयोजक यौगिकों की समावयवता को समझने से पहले हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि समावयवता का क्या मतलब है। मतलब समावयवता किसे कहते हैं, इस बात का आपको सबको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। वैसे तो बेटे क्लास 11th में हमने समावयवता को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया है, पर फिर भी थोड़ा सा हमें फास्ट रिवीजन इस चीज का लेना पड़ेगा कि समावयवता का क्या मतलब होता है। बेटे नाम से ही पता चलता है, समावयवता यानी कि समान अवयव होने का गुण। समावयवता का मतलब समान अवयव होने का गुण। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि समावयवता किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? वही उत्तर दोगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या उत्तर दोगे बेटे? आप उत्तर दोगे, जब दो या दो से अधिक, ध्यान से समझिए जरा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक, परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। समझ रहे ना बेटे? तो ऐसे यौगिक, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी क्या कहलाते हैं बेटे? समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटे? समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना, तथा यह घटना समावयवता, यह घटना समावयवता कहलाती है। तो बेटे इसे कहते हैं समावयवता। समावयवता का मतलब यह है कि मान लो आपके पास दो या दो से अधिक यौगिक हैं और उनके अणु सूत्र तो एक जैसे हैं, पर उनके कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे यौगिकों को आप कहोगे कि वे एक दूसरे के समावयवी हैं, और इस घटना को या इस गुण को हम कहते हैं समावयवता। अब यहां हमें इस बात का तो स्पष्टीकरण मिल गया है कि समावयवता का क्या मतलब है। हमें यूं देखना है बेटे कि उपसह संयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। ठीक है बेटे। तो हम अगली लाइन में एक बात लिख सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों में मुख्य रूप से
मुख्य रूप से दो प्रकार की मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवता होती हैं लिख दूं बेटे। मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवता होती हैं। इसमें से जो पहली समावयवता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। पहली समावयवता को हम कहते हैं संरचना समावयवता, या संरचनात्मक भी कह सकते हो आप। संरचनात्मक समावयवता। एक तो इसके बारे में हमें बेटे डिस्कस करना है। एक तो संरचनात्मक समावयवता इसकी मुख्य समावयवता है, किसकी? उपसह संयोजक यौगिक की। और दूसरी होती है बेटे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो इन दो समावयवताओं के बारे में हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना है। संरचनात्मक समावयवता को बेटे आप संरचना समावयवता भी कह सकते हो, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। और त्रिविम समावयवता को आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। तो हम चलो नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम नंबर एक है हमारी संरचनात्मक समावयवता। और बेटे संरचनात्मक समावयवता को आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कह सकते हो बेटे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता। चलो बेटे इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो आपने 11th क्लास में इसे बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, पर भी थोड़ा सा फिर भी हम बात कर लें इसके बारे में। संरचनात्मक समावयवता से साफ पता चलता है कि इसमें अणु सूत्र तो एक जैसा होगा यौगिकों का, पर संरचना सूत्र अलग अलग होगा। क्या अलग होगा? संरचना सूत्र। इसीलिए लिखा है संरचना समावयवता या संरचनात्मक समावयवता। तो हम इसकी डेफिनेशन यहां से लिख रहे, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, समझ रहे ना बेटे? अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं बेटे? अलग अलग या भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो आप। संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना को आप गुण भी लिख सकते हो कि यह गुण, तथा यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाता है या कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बेटे? संरचनात्मक समावयवता। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं, ध्यान से समझियो। उपसह संयोजक यौगिकों में निम्न प्रकार की
संरचनात्मक, निम्न प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी संरचनात्मक समावयवता है किसमें बेटे? उप सह संयोजक यौगिकों में। उसके बारे में हमें समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। सबसे पहले तो जो समावयवता हमें इसमें पढ़नी है, नंबर ए करके लिख दूं मैं। सबसे पहले हमें पढ़नी है बेटे आयनन समावयवता। ठीक है, आयनन समावयवता को नंबर एक पे या ए नंबर पे हम पढ़ेंगे। नंबर बी पे जो हमारे कोर्स में है वो है बेटे जल योजन। जल योजन को आप विलायक योजन भी कह सकते हो। जल योजन या विलायक योजन समावयवता एक ये पढ़नी है बेटे। नंबर सी पे जो हमें पढ़नी है वो है बेटे बहुलकीकरण समावयवता। बहुलकीकरण समावयवता। और बेटे बहुलकीकरण समावयवता के बाद हमें जो पढ़नी है नंबर डी पर उपसह संयोजक। उपसह संयोजक समावयवता। उसके बाद बेटे हमें पढ़नी है नंबर ए बी सी डी ई। ई पे हमें पढ़ना है उपसह संयोजक, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। ये सारी बेटे संरचनात्मक समावयवता के ही पार्ट हैं। ए बी सी डी ई, ई के बाद आता है एफ, और एफ में हम पढ़ेंगे बंधन समावयवता। बंधन समावयवता को बंधनी समावयवता भी कहते हैं, बंधनी समावयवता। और बेटे ए बी सी डी ई एफ जी पे हम पढ़ेंगे लिगैंड समावयवता। लिगैंड समावयवता। इन सारी समावयवताओं के बारे में हमें स्टडी करनी है। किसके अंतर्गत स्टडी करनी है बेटे? संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत। और अब आपको एक बहुत खास बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना जरा। एक तो बेटे ये जो आयनन समावयवता है ये एनसीईआरटी के कोर्स में है, इसे तो बिल्कुल पक्का करना है आपको। और नंबर बी पे जल योजन या विलायक योजन समावयवता, ये भी एनसीईआरटी में है। और बेटे नंबर डी पे जो लिख रखी है हमने उपसह संयोजक समावयवता, ये भी एनसीईआरटी में है। और नंबर एफ पे जो लिख रखी है बंधन या बंधनी समावयवता, ये भी एनसीईआरटी में है। तो जिनके पास एनसीईआरटी का सिलेबस है वे इन चार समावयवता को बिल्कुल पक्का करके जाएं, जिन पे मैंने निशान लगाए हैं, क्योंकि ये हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बाकी हम और भी डिटेल में पढ़ने के लिए हमने सी, ई और जी, ये तीन तरह की समावयवता और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। ठीक है बेटे, क्योंकि आपको 12th के बाद भी तो जरूरत पड़ने वाली है इन सारी चीजों की। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर इनके बारे में बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, त्रिविम समावयवता बताऊंगा। ले लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे जिस तरीके से हमने संरचनात्मक समावयवता को पढ़ा है कि संरचनात्मक समावयवता का क्या मतलब होता है और संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, इसी तरीके से हमें पढ़ना है बेटे त्रिविम समावयवता को, कि त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है और कितने प्रकार की त्रिविम समावयवता होती है। तो बेटे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा त्रिविम, जिसमें तीन विमाएं हो, यानी एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और बेटे जेड अक्ष भी हो। यदि हम तीनों अक्षों को लेकर किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं त्रिविम में, यानी कि 3D में हम स्टडी कर रहे हैं। त्रिविम को आप 3 डायमेंशनल भी कह सकते हो, स्टीरियो को आप 3 डायमेंशनल या 3D भी कह सकते हो। ठीक है बेटे,
तो यहाँ कहने का मतलब है कि त्रिविम समावयवता का क्या अर्थ निकला। बेटे त्रिविम समावयवता का मतलब यह है कि मान लो आपके पास दो या दो से अधिक यौगिक हैं और उनके अणु सूत्र भी एक जैसे हैं और उनके संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, परंतु उनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग प्रकार का है। तो मैं ऐसे यौगिकों को कहूंगा त्रिविम समावयवी और इस गुण को या इस घटना को कहूंगा त्रिविम समावयवता। तो विन्यास कहाँ अलग होगा उन दोनों यौगिकों का? त्रिविम में, स्टीरियो में, 3D में, या फिर कह दो आकाश में, या फिर कह दो स्पेस में। ठीक है, तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे? हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, इधर लिख दूं अभी, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं। मतलब उनके अणुसूत्र भी एक जैसे हैं और संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, क्योंकि यदि संरचना सूत्र हो जाते अलग अलग प्रकार के, फिर तो बेटे उन यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयवी ही कह देते और उस घटना को संरचनात्मक समावयवता कह देते। तो इसलिए हमने अणु सूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र भी क्या किए हैं? समान। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम में यानी 3D में, यानी स्पेस में, यानी स्टीरियो में, उनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है। त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटे? बताओ। एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं बेटे त्रिविम समावयवी। क्या कहते हैं बेटे? त्रिविम समावयवी कहते हैं। तथा यहां फिर कोमा लगा दो, तथा यह घटना त्रिविम समावयवता, यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। ठीक है बेटे। अब एक बात समझनी है आपको ध्यान से। एक बात ये समझनी है कि बेटे उपसहसंयोजक यौगिकों में निम्न प्रकार की, ध्यान से समझते रहेंगे सब बच्चे, उपसहसंयोजक यौगिकों में निम्न प्रकार की त्रिविम समावयवता पाई जाती है। निम्न प्रकार की त्रिविम समावयवता पाई जाती है। कौन कौन सी त्रिविम समावयवताओं का हमें अध्ययन करना है? उपसहसंयोजक यौगिकों में। इसमें नंबर ए में तो हम पढ़ेंगे बेटे ज्यामितीय समावयवता, जिसे आप कहते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक तो बेटे ज्यामितीय समावयवता के बारे में हमें स्टडी करना है नंबर 1 पे तो। और बेटे नंबर बी लिख दूं यहां, नंबर बी पे हमें स्टडी करना है प्रकाशिक कह दूं, या प्रकाशिक नहीं कहते तो आप कह सकते हो ध्रुवण समावयवता, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटे। तो हमें दो प्रकार की समावयवताओं का यहां अध्ययन करना है। तो बेटे वहां हमने जो पहली समावयवता पढ़ी थी संरचनात्मक समावयवता,
उसमें हमने पढ़े थे ABCDEFG, यानी 7 तरह की समावयवता तो वहां पढ़ी थी हमने। 7 तो में हमें स्टडी करनी है और 2 ये होगी, 7 और 2 9। ये 9 समावयवताओं की सबको परिभाषा याद होनी चाहिए और कम से कम एक एक उदाहरण याद होना चाहिए, फिर आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है बिल्कुल भी। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये 9 तरह की समावयवता को हमें अध्ययन करना है। 7 तो में है संरचनात्मक वाली और 2 ये है त्रिविम समावयवता वाली। ठीक है बेटे, तो शुरू करें बस इन्हें एक एक करके। तो ये दोनों भी एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना है आपको, ये दोनों एनसीईआरटी के सिलेबस में है। इसमें तो 2 ही बताई ना, वहां 7 बताई, 7 में से 4 बताई मैंने कि एनसीईआरटी में होंगी। ठीक है बेटे, चलो स्टडी कर रहे हैं इनका सबका। 9 की 9 समावयवता को हम 1 बाई 1 स्टडी कर रहे हैं बेटे। तो वहां संरचनात्मक समावयवता में जो नंबर ए पे हमने लिखा था वहां से स्टार्ट करूंगा मैं। नंबर ए पे हमने वहां लिखा था बेटे आयनन, आयनन समावयवता। तो सबसे पहले बेटे हमें पढ़ना है आयनन समावयवता के बारे में, या फिर आप कह सकते हो इसे आयनन समावयवता को आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटे, तो हमें आयनन समावयवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में सबसे पहले स्टडी करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपके पास 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक हैं और उनके अणुसूत्र एक जैसे हैं। क्या हैं? अणुसूत्र एक जैसे हैं, पर जल में घुलने पर वे अलग अलग प्रकार के आयनों में टूटते हैं। तो ऐसे दोनों यौगिकों को मैं कहूंगा कि आयनन समावयवी हैं, वे एक दूसरे के। और बेटे इस घटना को मैं कहूंगा कि वो आयनन समावयवता है। क्या है बेटे? आयनन समावयवता। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान से समझियो बिल्कुल, उपसह संयोजक यौगिकों के, जब 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु वे जल में घुलकर, जल की जगह आप विलायक भी लिख सकते हो, विलायक, जल की जगह आप विलायक भी लिख सकते हो। तो अणुसूत्र तो उनके समान है, परंतु वे जल में घुलकर भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूटते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूटते हैं। तो ऐसे यौगिक, चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक आयनन समावयवी, आयनन समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना, घटना की जगह आप गुण भी लिख सकते हो, मैं लिख दूं ब्रैकेट में, यह घटना या गुण आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, ऐसे ही लिख दो पूरा, आयनन समावयवता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बेटे? आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से एकदम समझ में आ जाएगा आपको। देखो अलग अलग तरह के आयन कैसे बनाएगा। मान लो एक उपसह संयोजक यौगिक है आपके पास, केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, 5 है इसके पास एमीन, ठीक है बेटे, और 1 है इसके पास सल्फेटो, ये 6 लिगैंड इसके पास हैं।
और आयनिक परिसर में है ब्रोमाइड। क्या है बेटे? ब्रोमाइड। इस यौगिक को देखो और इस यौगिक के साथ एक दूसरे यौगिक को देखना, ध्यान से देखना है। हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट था। और बेटे एमीन है 5, यहां भी 5 एमीन थे। और यहाँ आ गया एक लिगेंड ब्रोमाइडो, जो बाहर था वो अंदर आ गया। और यहाँ है सल्फेट। वो सल्फेट पहले वाले यौगिक में तो लिगेंड था और अब बन गया वो आयनिक परिसर का एक हिस्सा या आयनिक मंडल का एक हिस्सा, यानी कि ऋण आयन, सल्फेट आयन। यदि आप इसे पानी में घोल दोगे ना, देखो इसे भी पानी में घोल के देखेंगे और इसे भी पानी में घोल के देखेंगे, ध्यान से देखियो। पहले यूं देखो, इनका अणु सूत्र एक जैसा है या नहीं? कोबाल्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 एमीन यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सल्फेट यहाँ भी है, यहाँ भी है। ब्रोमाइड यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी कि जो चीज इसके अंदर है वही इसके अंदर है, जो अवयव यहाँ है वही अवयव यहाँ है। जब भी तो हम कहते हैं समावयवी, जिनके अंदर समान अवयव हो, समान हिस्से हों। ठीक है, तो इनके अणु सूत्र तो एक जैसे हैं। भाई कोई गिनने लग जा, कार्बन इसमें कितना है? एक, तो इसमें भी तो एक ही कार्बन है। कोई गिनने लग जा नाइट्रोजन कितने हैं? 5, तो इसमें भी तो 5 ही है नाइट्रोजन। कोई हाइड्रोजन को गिनने लग जा तो 3 पंजे 15, इसमें भी 15 ही हाइड्रोजन है, गिन लियो चाहे। सल्फर इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन इसमें 4 हैं तो उसमें भी 4 हैं। और ब्रोमीन इसमें 1 है तो उसमें भी 1 है। जब सभी तत्वों के परमाणु बराबर संख्या में उपस्थित है तभी तो बेटे हम कह रहे हैं कि दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं। पर जब इन्हें पानी में आप घोल दोगे या किसी विलायक में घोल दोगे तो कौन कौन से आयन बनेंगे? देखो, इसका पहला जो आयन बनेगा आपको पता है, CONH3 का होल 5 SO4 पॉजिटिव प्लस साथ में क्या बनेगा? Br नेगेटिव। तो ये 2 आयन बनेंगे। अब इसे देखियो, इसके कौन कौन से आयन बनेंगे? इसके बनेंगे CONH3 का होल 5 Br, ये बनेगा डबल पॉजिटिव, क्योंकि साथ में बनने जा रहा है SO4 डबल नेगेटिव, इसलिए डबल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है। ठीक है बेटे, अब मुझे एक बात बता दो, तुम सोच समझ के मुझे यूं बताओ, क्या इनके अणुसूत्र समान है? आप कहोगे जी समान है, अभी आपने समझा दिया। पर पानी में घुल के क्या ये अलग अलग तरह के आयन नहीं दे रहे हैं? बताओ, ये वाला आयन इसने दिया, इसने भी यही वाला आयन दिया क्या? दोनों का धनायन अलग अलग है। इसके धनायन में कोबाल्ट और NH3 तो कॉमन है, पर यहाँ सल्फेट है, यहाँ तो ब्रोमाइड है। बताओ, धनायन दोनों का अलग नहीं है क्या? और ऋणायन दोनों का अलग अलग तरह का नहीं है क्या? तो तभी तो लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक उप सह संयोजक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु वे जल या विलायक में घुलकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूटते हैं। दोनों के आयन अलग अलग तरह के हैं, इसके किसी और तरह के आयन हैं, इसके किसी और तरह के आयन हैं। तो ऐसे यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। ठीक है, वे तो आयनन समावयवी हैं और घटना को आप कहोगे आयनन समावयवता। बताओ, समझ में आई क्या बात? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अणु सूत्र एक जैसे और जो आयन प्राप्त होंगे में अलग अलग, बस। आयनन समावयवता इसीलिए कहा क्योंकि आयन अलग अलग तरह के प्राप्त हो रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली स्टडी करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम समझेंगे जल योजन या विलायक योजन समावयवता, या आप कह सकते हो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं लिखते हुए आपको समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से समझेंगे। देखो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक उप सह संयोजक यौगिकों, उप सह संयोजक यौगिकों के अणु सूत्र, ध्यान से समझियो, अणु सूत्र व उनमें उपस्थित जल के अणुओं, उनमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, समझ रहे हैं ना ध्यान से, समान होती है। परंतु
यूं बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? अणु सूत्र भी एक जैसे हैं और दोनों यौगिकों में जल के अणुओं की संख्या भी एक जैसी है, पर क्या चीज अलग है फिर? अलग क्या है देखो, परंतु जल के अणुओं की संख्या, ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, कभी कंफ्यूज हो जाओ। जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या आयनिक व उपसह संयोजक, ध्यान से समझिए जरा, जल के अणुओं की संख्या आयनिक व उपसह संयोजक मंडल में अलग अलग होती है। समझ रहे ना बेटे? अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक, यूं देखो, कहां कहां जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है, कहां कहां है भाई? इसके आयनिक मंडल में और इसके आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। इसके उपसह संयोजक मंडल और इसके उपसह संयोजक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। इस तरह तुलना करनी है हमें। तो बेटे ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? ऐसे यौगिक कहलाएंगे जल योजन। जल योजन, यहां लिख दू इधर, ऐसे यौगिक जल योजन, समावयवी या विलायक योजन भी कह सकते हो, समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना विलायक योजन, जल योजन की जगह मैंने विलायक योजन लिख दिया। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहे जल योजन कहो या विलायक योजन कहो, एक ही बात है। यह घटना विलायक योजन, समावयवता कहलाती है। इस सेंटेंस को पूरा कर लियो, ठीक है बेटे? कहलाती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत अच्छा आपके एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे यहां लिख रहे बेटे एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे। मान लो आपके पास एक यौगिक है CrH2O होल 6 Cl3। इस यौगिक को देख लो और इसका समावयवी है CrH2O का होल 5 Cl2। ठीक है, 6 थे, एक बाहर निकल गया, यहां लिख दूंगा एक H2O। अब देखो ध्यान से, इन दोनों यौगिकों को ध्यान से देखो आप भाई, दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं, देख लो। क्रोमियम एक है, क्रोमियम एक है, जल के अणु 6 हैं, जल के अणु 5 और 1 6 हैं। क्लोराइड कितने? 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 क्लोराइड है। यानी कि दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं और दोनों में जल के अणुओं की संख्या भी एक जैसी है। देखो इसमें कितने जल के अणु हैं? 6, और इसमें कितने हैं? 5 और 1 6। तो दोनों के अणु सूत्र भी एक जैसे हुए और दोनों में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भी एक जैसी हुई। पर बेटे जल के अणुओं की संख्या आयनिक मंडल और उपसह संयोजक मंडल में अलग अलग है। देखो उपसह संयोजक मंडल में कितने अणु हैं? 6। क्या यहाँ भी उपसह संयोजक मंडल में 6 ही अणु हैं? कितने हैं बताओ? 5 हैं। तो उपसह संयोजक मंडल में अणुओं की संख्या जल के अलग अलग है, इधर 5 है, इधर 6 हैं। आयनिक मंडल में यहाँ कितने जल के अणु हैं? 0, और यहाँ कितने हैं? 1। तो यदि इन यौगिकों में उपसह संयोजक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है, आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है, तो इन दोनों यौगिकों को आप क्या कहोगे? आप कहोगे बेटे, क्या कहोगे बताओ? जल योजन या विलायक योजन समावयवी। और इस घटना को आप कहोगे जल योजन या विलायक योजन समावयवता। चलो नंबर सी पे पढ़ रहे बेटे। नंबर सी, अगली समावयवता जो हमें पढ़नी है वो है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण समावयवता। बहुलकीकरण समावयवता को आप पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटे। बहुलकीकरण समावयवता
या पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक हैं, उनके मूलानुपाती सूत्र एक जैसे हैं, पर उनका आणविक संगठन अलग अलग प्रकार का है। तो उन्हें यौगिकों को आप कहोगे बहुलकीकरण समावयवी। क्या कहोगे बेटे? बहुलकीकरण समावयवी। तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा, ध्यान से समझियो। समान मूलानुपाती सूत्र, समान मूलानुपाती सूत्र, समान मूलानुपाती सूत्र एवं भिन्न 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 भिन्न, ध्यान से समझिए बेटे, भिन्न भिन्न आणविक संगठन, भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले यौगिक एक दूसरे के बहुलकीकरण, एक दूसरे के बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। समझ रहे ना बेटे? क्या कहलाते हैं? बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना बहुलकीकरण समावयवता कहलाती है। इस घटना को कहते हैं बेटे बहुलकीकरण समावयवता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा। ये वाला टॉपिक वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी आपको एक बार इसे पढ़ के जाना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, और ये लिख दिया मैंने एमीन, दो एमीन है, दो Cl2 है, पूरा क्या है? होल ट्वाइस है। क्या है? पूरे का होल ट्वाइस। और इसका बहुलकीकरण समावयवी देखो क्या है। इसका बहुलकीकरण समावयवी है PTNH3 का होल 4। एक तो यह है धनायनिक संकुल, तो यह है, या धनावेशित संकुल, और ऋण आवेशित संकुल में दे रखा PTCl4। इन दोनों यौगिकों की तुलना कर लो आप आपस में। देखो PT इसमें एक है, तो इसमें PT कितने हैं? दो। वैसे तो इसमें भी दो हैं, होल ट्वाइस कर रखा ना हमने। PT इसमें यदि मैं होल ट्वाइस ना मान के चलूं इसे, तो इसमें PT कितने हैं? एक, तो उधर दो हो गए। NH3 कितने हैं? दो हैं, तो उधर चार हो गए। Cl कितने हैं? दो हैं, तो उधर चार हो गए। यानी कि कहने की बात यह है, इसका जस्ट डबल है, इसलिए हमने इसका होल ट्वाइस कर रखा है। इनके मूलानुपाती सूत्र एक जैसे हैं, अणु सूत्र भी एक जैसे हैं। यदि होल ट्वाइस आपने कर दिया तो फिर तो इसका अणु सूत्र भी एक जैसा हो गया। पर इनका बेटे क्या है, इनके अंदर एक खासियत ये है कि इनके आणविक संगठन अलग अलग तरह के। देखो इसकी बनावट और उसकी बनावट में अंतर है ना? अंतर है। तो ये भी उदासीन ही संकुल और वो भी उदासीन संकुल है, यानी कि धनावेशित और ऋणावेशित दोनों संकुल उसके साथ हैं एक साथ। पर इनका बेटे मूलानुपाती सूत्र तो एक जैसा होगा। इस 2 को हटा दो तो मूलानुपाती सूत्र तो ये है, इसका जस्ट डबल लिखा हुआ वहां। दोनों का अणुभार बराबर करने के लिए हमने होल ट्वाइस कर रखा है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे बेटे? बहुलकीकरण समावयवी कहेंगे। ठीक है बेटे, क्या कहेंगे? बहुलकीकरण समावयवी। चलो अगला नंबर डिस्कस कर लें, नंबर डी। ठीक है बेटे, नंबर डी है बेटे उप सह संयोजक समावयवता। यहां लिख दूं मैं उप सह संयोजक। ये हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में भी है, उप सह संयोजक समावयवता। मैंने शुरू में निशान लगवा दिए ना बेटे आपको कि कौन कौन से हमारे कोर्स में एनसीईआरटी के में हैं। तो जिन स्टेट्स में एनसीईआरटी का सिलेबस है वे उन समावयवता पर विशेष रूप से फोकस करेंगे जिन पे मैंने निशान लगवाए हैं, और उनमें से एक है उपसह संयोजक समावयवता, या आप इसे कह सकते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
उप सह संयोजक समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो इसके बारे में बात करेंगे। बेटे, उप सह संयोजक समावयवता का मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कोई ऐसा यौगिक है जिसमें धन आवेशित और ऋणावेशित संकुल दोनों हैं, और धन आवेशित और ऋणावेशित संकुल में यदि अणु सूत्र उनके एक जैसे हैं और उनमें अंतर दोनों यौगिकों में क्या आ रहा है कि लिगेंड्स अपनी जगह बदल रहे हैं, तो यदि लिगेंड्स अपनी जगह बदलते हैं तो ऐसे यौगिकों को आप कह सकते हो उप सह संयोजक समावयवी। क्या कह सकते हो बेटे? उप सह संयोजक समावयवी कह सकते हो। तो यहां से लिख दूं मैं डेफिनेशन, ध्यान से देखियो जरा। धनावेशित, ध्यान से समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटे। धनावेशित व ऋणावेशित, धनावेशित व ऋणावेशित संकुल वाले, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें धनावेशित संकुल भी हो ऋणावेशित भी हो। देखो इसमें देख रहे, ये धनावेशित संकुल है, ऋणावेशित संकुल है, दोनों ही संकुल है इसमें। तो ऐसे यौगिकों की बात कर रहा हूं बेटे मैं। धनावेशित व ऋणावेशित संकुल वाले ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित, परंतु उनमें उपस्थित लिगेंड्स अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, लिगेंड्स अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, तो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे उपसह संयोजक यौगिक, यहां लिख दूं एक दूसरे के, एक दूसरे के उपसह संयोजक, ध्यान से समझिए बेटे, उपसह संयोजक समावयवी, उपसह संयोजक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है बेटे। तथा यह घटना, घटना क्या कहलाएगी बताओ? उपसह संयोजक समावयवता कहलाती है। इस घटना को हम कहते हैं बेटे उपसह संयोजक समावयवता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बताऊंगा इसका एग्जांपल। अभी जगह नहीं बची ना बोर्ड पे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे उपसह संयोजक समावयवता के ये दो उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यूं देखो, अणुसूत्र दोनों के एक जैसे हैं क्या? अणुसूत्र दोनों के एक जैसे, एक कॉपर इसमें भी है, एक कॉपर इसमें भी है। NH3 4 हैं, इसमें भी 4 है। प्लेटिनम 1 है, इसमें भी 1 है। Cl 4 है, इसमें भी 4 है। इनके अणुसूत्र एक जैसे हैं। पहली बात तो ये बताई थी। दूसरी बताई थी कि इनके पास धन आवेशित और ऋणावेशित दोनों तरह के संकुल हैं। देखो इसके पास धनावेशित ऋणावेशित संकुल, इसके पास भी धनावेशित ऋणावेशित संकुल हैं। इसमें देखो लिगेंड्स अपनी जगह बदल रहे हैं। कॉपर के पास 4 क्या है? NH3। बताओ अब कॉपर के पास 4 NH3 है क्या? है तो नहीं बेटे। प्लेटिनम पे 4 Cl थे, बताओ अब प्लेटिनम पे 4 Cl हैं क्या? जगह किसने बदली है? लिगेंड्स ने अपनी जगह बदली है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि केंद्रीय धातु परमाणु ने अपनी जगह बदली है। देखो कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि कॉपर यहां था, अब तो कॉपर यहां चला गया, यानी कि यहाँ प्लेटिनम तो यहां आ गया और कॉपर यहां आ गया। ऐसा भी कह सकते हो आप कि केंद्रीय धातु परमाणु अलग अलग तरह का है, कॉपर और प्लेटिनम 2 तरह का, और यहां बन गया प्लेटिनम और कॉपर। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी जगह न बदलकर लिगेंड्स अपनी जगह बदलते हैं। बस इस चीज को दिमाग में घुसा लो कि पहले कॉपर के पास 4 क्या थे? एमीन थे। अब कॉपर के पास 4 क्लोराइडो हैं। पहले प्लेटिनम के पास 4 क्लोराइडो थे,
अब प्लेटिनम के पास 4 एमीन है। तो एक तो ये वाला उदाहरण आप लिख कर आ सकते हो यदि लिखना चाहते हो। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब ये 2 एग्जाम्पल पता क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि पहले एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर यह है कि पहले एग्जाम्पल में जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं दोनों अलग अलग तरह के हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में देखो केंद्रीय धातु परमाणु एक जैसे हैं, इसमें देख लो या इसमें देख लो। अब इसके पास 6 एमीन थे, इसके पास 6 थायोसाइनेटो थे। बताइए इसके पास अब 6 एमीन है क्या, या इसके पास 6 थायोसाइनेटो है क्या? लिगेंड्स ने अपनी जगह बदली है, 6 में से 2 एमीन चले गए कहाँ, इधर। और बेटे इन 6 में से 2 थायोसाइनेटो कहाँ आ गए, इधर पहले वाले के पास। तो अब बताओ ये बात समझ में आ रही क्या कि जगह किसने बदली है? क्या केंद्रीय धातु परमाणु ने अपनी जगह बदली है? किसने बदली है बेटे? लिगेंड्स ने अपनी जगह बदली है। यदि किसी उपसह संयोजक यौगिक में आप ऐसा देखते हो कि वो धन आवेशित और ऋणावेशित संकुल रखता है और उसके लिगेंड्स अपनी जगह बदल लेते हैं और जगह बदल के एक और यौगिक हमें प्राप्त होता है, जैसे इससे ये यौगिक प्राप्त हुआ है, इससे ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि दोनों यौगिक एक दूसरे के उपसह संयोजक समावयवी हैं, और इस घटना को आप कह सकते हो उपसह संयोजक समावयवता। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पक्का करके जाना है बिल्कुल। अब उपसह संयोजक समावयवता तो बेटे हमने पढ़ ली। अब हम नंबर ई पे पढ़ेंगे, नंबर ई डाल दूं, हम पढ़ेंगे बेटे उपसह संयोजक। ध्यान से समझिए जरा सब, उपसह संयोजक स्थिति, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। क्या पढ़ेंगे बेटे? उपसह संयोजक स्थिति समावयवता, या आप इसे कह सकते हो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक स्थिति समावयवता या कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, चलो लिखते हुए समझा रहा। अच्छा, बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिकों में, पता है ना आपको बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? पता है ना बेटे? बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक वे उपसह संयोजक यौगिक होते हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हों। यदि किसी उपसह संयोजक यौगिक में एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक है। ठीक है, या पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये बातें सारी आपको सिखा रखी हैं बेटे। तो मैंने यहां लिखा है कि बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक में असेतु कारक जो लिगेंड होते हैं ना, असेतु कारक लिगेंड्स के आपस में, ध्यान से समझिए जरा, कभी सिर के ऊपर से चली जाए सारी बात, ध्यान से समझेंगे। असेतु कारक लिगेंड, बेटे सेतु लिगेंड तो वे होते हैं जो दो तरफ जुड़े हुए हों। जैसे मैं मान लो कि मैं एक सेतु लिगेंड है, मान लो मैं क्या हूं, एक सेतु लिगेंड हूं, तो एक तरफ तो मैंने इधर बॉन्ड बना रखा, एक तरफ इधर बना रखा, यानी कि इधर भी मैं किससे जुड़ा हुआ हूं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हूं, और इधर भी मैं किससे जुड़ा हूं, केंद्रीय धातु परमाणु से, इस तरह जुड़ा हुआ हूं। तो यदि मैं दो तरफ केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हूं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दे दिया, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं सेतु लिगेंड हूं। तो सेतु लिगेंड नहीं अपनी जगह बदलने के, कौन बदलेंगे? हमने लिखा है बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिकों में असेतु कारक लिगेंड, जो सेतु लिगेंड नहीं है, सामान्य लिगेंड है, के आपस में स्थान बदलने के कारण, स्थान बदलने के कारण बनने वाले यौगिक
उपसह संयोजक स्थिति, उपसह संयोजक स्थिति समावयवी, उपसह संयोजक स्थिति समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? उपसह संयोजक स्थिति समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना उपसह संयोजक स्थिति समावयवता कहलाती है। अब इसका एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। देखो, जो जगह बदलेंगे वे असेतु कारक लिगेंड्स ही अपनी जगह बदलेंगे। ध्यान से देखिए जरा एग्जांपल, कभी थोड़ा मुश्किल लगे आपको। हमारे पास एक बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक है Cl2 और NH3 है इसके पास 2, और पहला नाभिक तो ये है, यानी कि पहला केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। एक सेतु लिगैंड ये जुड़ा हुआ है, एक सेतु लिगैंड ये जुड़ा हुआ है। आपको पता है ना, सेतु लिगैंड उसे कहते हैं जो कम से कम 2 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो और उसने पुल बना दिया हो। सेतु माने पुल, ये पुल ही तो बन रहा है, ये पुल ही तो बन रहा। इसके पास भी 2 Cl2 हैं और बेटे NH3 कितने हैं? NH3 इसके पास हैं 3। कितने हैं बेटे? 3 हैं NH3। अब देखो, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास 2 OH हैं, 2 NH3 हैं, 2 Cl हैं। इसके पास 2 OH हैं, 3 NH3 हैं और 2 हैं बेटे इसके पास Cl। अब इसका क्या होगा? जो असेतु कारक लिगेंड्स हैं, यानी कि ये वाले, ये तो हैं असेतु कारक, ये तो सेतु लिगेंड्स हैं या सेतु कारक लिगेंड्स हैं, ये अपनी जगह बदल सकते हैं। क्या हो सकता है? ये अपनी जगह क्या कर सकते हैं बेटे? बदल सकते हैं। जैसे इसका एक यौगिक है, समावयवी है, ध्यान से देखना सब बच्चों को। इसका समावयवी है कि ये जो NH3 है ना, NH3 कितने थे इधर? 2 थे और 3 इधर थे। ये सारे के सारे NH3 इधर आ गए, 5 के 5, 5 के 5 NH3 इधर आ गए बेटे। तो बताओ जगह नहीं बदली क्या? ये 3 NH3 इधर चले गए, 2 Cl थे, मैं इधर चले गए। Cl इसके पास कितने हो जाएंगे? 4। तो इस यौगिक को देखो ध्यान से जरा, दोनों यौगिकों को ध्यान से देखो कि जगह में अदला बदली किन के बीच हुई है? अदला बदली हुई है असेतु कारक लिगेंड्स के बीच, नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स के बीच। तो जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स थे, NH3 सारे के सारे इधर आ गए, देखो पांचों के पांचों इधर आ गए, और Cl चारों के चारों इधर आ गए। तो असेतु कारक लिगेंड्स जब अपनी जगह बदलते हैं ना, तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक, उन्हें आप कहोगे उपसह संयोजक स्थिति समावयवी। क्या कहोगे बेटे? उपसह संयोजक स्थिति समावयवी। चलो नंबर F की बात कर रहे, ये हमारा NCERT में भी है। इसमें मैं कहूंगा बेटे, इसका नाम है बंधन या बंधनी समावयवता। इंपॉर्टेंट है बेटे, जो NCERT वाले मैंने निशान लगाए हैं उन पे इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना आप। बंधन या बंधनी समावयवता। एक काम करो, आप इसे इंग्लिश में भी लिख लो, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसे बेटे लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो समझेंगे इसके बारे में। मान लो आपके पास क्या है, 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक हैं और उनके अणुसूत्र तो एक जैसे हैं। अणुसूत्र क्या हैं? एक जैसे, पर उनके अंदर कोई उभय दंतुक लिगैंड है, जिसे आप कहते हो एम्बीडेंटेट लिगैंड। और वो उभय दंतुक लिगैंड पहले यौगिक में तो किसी दूसरे दाता परमाणु से जुड़ा हुआ है और दूसरे यौगिक में किसी दूसरे दाता परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे उभय दंतुक लिगैंड में मैंने आपको एक पढ़ाया था NO2, नाइट्रो और नाइट्राइटो। यदि NO2 दोनों यौगिकों में है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, पर पहले यौगिक में NO2 अपने नाइट्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से, और दूसरे यौगिक में NO2 अपने ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से। तो ऐसे दोनों यौगिकों को आप कहोगे बंधन समावयवी, और इस घटना को आप कहोगे बंधन समावयवता।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा, चलो लिखते हुए समझेंगे इस चीज को, लिखते हुए आपके एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटे, लिखते हुए समझें। यहां से लिख रहा चलो मैं, जब दो उप सह संयोजक, दो या दो से अधिक लिख लेना आप, जगह थोड़ी कम है मेरे पास। जब दो उप सह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित, अब ध्यान से समझ लियो जरा, ठीक है बेटे, ध्यान से समझियो, परंतु उनमें उपस्थित उभय दंतुक लिगैंड, उभय दंतुक माने एम्बीडेंटेट, उभय दंतुक लिगैंड, उनमें उपस्थित उभय दंतु लिगैंड अलग अलग दाता परमाणुओं, अलग अलग दाता परमाणु द्वारा, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिक, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं बताओ? बंधन समावयवी, ऐसे यौगिक बंधन समावयवी कहलाते हैं। समझ में आ रहा ना? जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तथा यह घटना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको बस, बंधन समावयवता, यह घटना बंधन समावयवता, बंधन समावयवता कहलाती है। इसे कहते हैं बेटे लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चलो यहां लिख रहे हो उदाहरण, एग्जाम्पल। इस यौगिक को ध्यान से देखो, CONH3 का होल 5 ONO, और ये है Cl2, और एक इसका भाई है, उसे भी देख लो, वह या अथवा करके लिख सकते हो आप, CONH3 का होल 5 NO2 है और Cl2। इन दोनों यौगिकों पे गौर फरमाओ जरा, देखियो जरा बेटे, यूं बताऊं अणुसूत्र एक जैसे नहीं है क्या इनके? कोबाल्ट एक है, NH3 5 है, NO2 ही तो लिखा हुआ है, NO2 एक है, Cl 2 है, बराबर है अणुसूत्र। अंतर क्या है? अंतर यहाँ है बेटे, इसे देखो जरा आप, इस वाले लिगैंड को देखो तो सही। क्या मैंने इस लिगैंड के बारे में आपको पहले पढ़ा रखा? मैंने आपको पढ़ा रखा कि इसमें दाता परमाणु क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके साथ, उपसह संयोजक बंध बनाएगा ऑक्सीजन इसके साथ। यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है और यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझियो, फिर बाद में बच्चे ध्यान से नहीं सुनने के कारण कहते हैं कि सर इस चीज के बारे में आपने बताया नहीं है। मैं बता रहा हूँ बेटे, कान खोल लो और अपने दिमाग की खिड़कियां भी खोल लो और ध्यान से सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। कोई भी लिगैंड होता है ना, उस लिगैंड का जो परमाणु सबसे पहले लिखा होता है वो ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है उपसह संयोजक बंध द्वारा। देखो कितने सिंपल वे में मैंने अपनी बात कही है बेटे। इस लिगैंड के सबसे पहले कौन सा परमाणु है? ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होगा कोबाल्ट के साथ, कौन से बंध से? उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा, इसलिए मैं ऑक्सीजन को कहूंगा यहाँ ऑक्सीजन दाता परमाणु है। और यहाँ दाता परमाणु कौन है? सबसे पहले जो लिखा हुआ वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन दाता परमाणु है कोबाल्ट के लिए। नाइट्रोजन जुड़ा होगा कोबाल्ट यानी केंद्रीय धातु परमाणु से, कौन से बंध के द्वारा जुड़ा होगा? उपसह संयोजक बंध के द्वारा, इसलिए मैं नाइट्रोजन को कहूंगा कि नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु है।
तो जब ये जो NO2 है ये नाइट्रोजन के द्वारा भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के द्वारा भी जुड़ सकता है, जब ही तो इसे कहते हैं उभय तंतुक लिगैंड। क्या लिखा हुआ? उभय तंतुक लिगैंड या एम्बीडेंटेट लिगैंड। इस बारे में मैंने आपको पहले से भी समझा रखा है कि उभय तंतुक लिगैंड या एम्बीडेंटेट लिगैंड का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब हमें पढ़ना है लिगैंड समावयवता या लिगैंड आइसोमेरिज्म। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ लिगैंड्स तो बेटे ऐसे हैं जो अपने आप ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। मतलब लिगैंड तो एक ही होगा पर उसमें पहला समावयवी रूप कुछ और होगा, दूसरा रूप कुछ और होगा। मतलब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझो जरा। चलो मैं लिखते हुए समझा रहा आपको। कुछ लिगैंड्स स्वतः माने अपने आप, स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा बेटे? मैं समझाना चाह रहा आपको कि कुछ लिगैंड्स ऐसे हैं जो खुद ही समावयवता दिखा रहे हैं, अपने आप ही समावयवता दिखा रहे हैं। तो हमने लिखा है कुछ लिगैंड स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझियो, ऐसे लिगैंड्स से बनने वाले उप सह संयोजक यौगिक लिख दूं। ऐसे लिगैंड से बनने वाले उप सह संयोजक यौगिक लिगैंड समावयवी कहलाते हैं। ठीक है बेटे। तथा यह घटना लिगैंड समावयवता कहलाती है। इस घटना को कहते हैं बेटे लिगैंड समावयवता। ठीक है बेटे। जैसे मैं आपको अच्छा एक एग्जांपल दिखा रहा, ध्यान से देखियो जरा एक एग्जांपल। जैसे मैं आपको कहूं कि एक लिगैंड है CS2 CH CH3। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इसमें यहाँ जुड़ा हुआ है एमीन NH2 और यहाँ भी जुड़ा हुआ है एमीन NH2। इस लिगैंड को देखो ध्यान से। और एक लिगैंड में आपको यहाँ लिख रहा CH2 और CH2। इसमें यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, एमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है NH2। ये दोनों बेटे बिल्कुल एक जैसे लिगैंड नहीं है। ठीक है बेटे। पोजीशन पे नंबरिंग दोगे 1 2 3 ऐसे ही तो होगी, और इस पे नंबरिंग दोगे 1 2 3। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। क्या नाम है? मैं लिख सकता हूं 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। यही तो नाम होगा 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। डाई एमीनो कर दो चलो। और इसका नाम क्या है बताइए? 1 और 3 पे तो है 1,3 डाई एमीनो प्रोपेन। बताओ दोनों अलग अलग नहीं है क्या? है तो दोनों डाई अमीनो प्रोपेन ही, पर ये 1,2 है, ये 1,3 है। ये दोनों एक दूसरे के बेटे स्थान समावयवी हैं। मैं कह रहा हूं बेटे यदि आप 11th क्लास में ठीक ठाक तरीके से पढ़े हो, ईमानदारी से पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि इन दोनों यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह है जिसे हम लिख रहे हैं एमिनो, वो क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदल रहा है। यहाँ तो पहले और दूसरे नंबर पे, यहाँ पहले और तीसरे। जब किसी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदलता है या अलग अलग स्थान पर उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं स्थान समावयवी।
और इस घटना को हम कहते हैं स्थान समावयवता। तो बेटे 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन को शॉर्ट में लिखा जाता है PN। क्या लिखते हैं? PN। और बेटे 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन को शॉर्ट में लिखा जाता है TN। क्या लिखा जाता है? TN। तो उसे PN लिख दिया और इसे लिख दिया TN। तो अब एग्जाम्पल यहां समझ में आएगा आपके, ध्यान से समझना जरा। वहां तो आपको लिगेंड समझाए कि, क्योंकि यहां लिखा हुआ ना, कुछ लिगेंड्स स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। ये जो डाई अमीनो प्रोपेन है अपने आप ही समावयवता दिखा रहा ना, समावयवता अपने आप। तो क्या है इस यौगिक को, देखो जरा ध्यान से। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, इसके पास है PN2 Cl2 और Cl, और इसके साथ तथा करके मैंने लिख दिया केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट जो का तू है, PN की जगह TN आ जाएगा, TN2 Cl2 Cl। अब बताओ दोनों में अंतर समझ में आ रहा क्या? भाई हमने ऊपर लिखा था कुछ लिगेंड्स स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। ये लिगेंड है जो समावयवी रूपों में पाया जा रहा है, ये PN है, ये TN है दोनों एक ही चीज। ऐसे लिगेंड से बनने वाले उपसह संयोजक यौगिक लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। इसमें तो इसका PN रूप है, इसमें है TN। तो ऐसे समावयवियों को आप कहोगे लिगेंड समावयवी। क्या कहोगे बेटे? लिगेंड समावयवी कहोगे। चलो खैर, ये तो 7 पूरे हो गए। संरचनात्मक समावयवता 7 तरह की आपको बताई थी, ABCDEFG। अब आती है हमारी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में जो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताई थी, यहां लिख दूं नंबर A करके लिख रहा मैं, कभी आप सोचो फिर दोबारा A शुरू हो गया। वहां उनका नाम A और B रखा था ना। तो नंबर A पे हम पढ़ेंगे बेटे ज्यामितीय समावयवता को। ज्यामितीय समावयवता या ज्यामितीय समावयवता को आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा ध्यान से समझियो जरा, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे मान लो आपके पास कोई उपसह संयोजक यौगिक हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के। चलो लिख दूं मैं, यहाँ आपके समझ में आ जाएगा लिखते ही एकदम। ध्यान से समझना, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र, ध्यान से समझियो बेटे, अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं। अब समझना पड़ेगा ध्यान से, सोना जाइयो कोई सा भी, बिल्कुल नहीं सोना किसी को भी। जिंदगी सुधारनी तो जाग जाओ, पढ़ते समय नहीं सोना चाहिए, फिर सो जाइयो इसे लेसन कंप्लीट होने के बाद। जैसे ही ये चैप्टर हमारा, चैप्टर क्या, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आप आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा जब 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु अब ध्यान से समझियो बेटे, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित, समझ रहे ना ध्यान से, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड्स, लिगेंड्स की स्थिति, लिगेंड्स की स्थिति त्रिविम में, ये एक नया शब्द मैंने जोड़ दिया, त्रिविम समावयवता का हिस्सा है ना एक। त्रिविम में माने आकाश में, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं बेटे? ज्यामितीय समावयवी।
ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अंतर क्या आया भाई? अणु सूत्र एक जैसे, भाई संरचना सूत्र एक जैसे। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स की स्थितियां अलग अलग तरह की हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ क्या है बेटे? जो लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स की स्थितियां अलग अलग हैं। तो ऐसे समावयवियों को या ऐसे यौगिकों को आप कहोगे ज्यामितीय समावयवी। बस इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है जिन्हें आपको अभी अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो यह है कि यदि आपको दिखाई देता है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, यदि सेम ग्रुप आपको सेम साइड नजर आते हैं तो हम क्या कहेंगे? यदि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं बेटे तो इसे कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म नहीं कहते तो आप हिंदी में कहते हैं समपक्ष समावयवी। मतलब यदि आपको सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं, एक जैसे ग्रुप एक ही तरफ हैं, तो उस फॉर्म को या उस समावयवी को आप सिस फॉर्म आइसोमर या समपक्ष समावयवी कहोगे। और बेटे एक बात ये ध्यान रखनी है कि यदि सेम ग्रुप, ग्रुप माने समूह जिन्हें आप लिगेंड्स कहते हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, क्या हो बेटे? सेम ग्रुप हो अपोजिट साइड, तो आप उसे कहोगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, या आप उसे कह सकते हो विपक्ष समावयवी। विपक्ष समावयवी। और बेटे इसलिए इस समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। यहां लिख रहा मैं, जरा इस चीज को अलग जगह लिख लियो आप, कभी यहीं लिख लो आप भी। इसे जो है बेटे समपक्ष विपक्ष समावयवता, इसे बेटे समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। किसे? ज्यामितीय समावयवता को। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें याद करके जाने हैं, ठीक है, या एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, हम एग्जाम्पल समझेंगे ज्यामितीय समावयवता के। मैंने आपको बताया सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस फॉर्म है या समपक्ष रूपी समावयवी होगा, और सेम ग्रुप यदि अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप आप उसे कह सकते हो। तो सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे चलो एग्जाम्पल थोड़े से इसके देख लें। एग्जाम्पल सबसे पहले बेटे एक काम करो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों के बारे में बात कर रहे, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी है? 4। इसका पहला एग्जाम्पल ले रहे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहां लिख दूं पहला एग्जाम्पल नंबर 1 करके। पहला एग्जाम्पल है PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। ये बड़े ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। अब देखो जरा, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, और इसमें Cl कितने हैं? 2। एक Cl यहां जुड़ जाएगा, एक Cl यहां जुड़ जाएगा। और NH3 कितने हैं? 2। एक NH3 यहां जोड़ दो, एक यहां। तो एक Cl तो ये जोड़ दिया, एक Cl ये जोड़ दिया, एक NH3 ये जोड़ दिया, और एक NH3 ये जोड़ दिया। तो मुझे यूं बताओ बेटे कि इसमें सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है क्या? और एक ऐसा भी तो हो सकता है इसका समावयवी, ऐसा भी हो सकता है इसका समावयवी। देखो जरा,
एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक NH3 इधर है, एक NH3 इधर है। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। देखो, इस पे केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम, इस पे प्लेटिनम, Cl 2, इस पे भी 2 Cl, NH3 2, इस पे भी NH3 2। तो अणु सूत्र तो एक जैसे हैं, संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, पर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ उपस्थित जो लिगेंड्स हैं उनकी स्थितियां अलग अलग हैं। देखो, है ना अलग अलग स्थितियां लिगेंड्स की। तो यदि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, दोनों Cl दोनों NH3 सेम ग्रुप सेम साइड हैं, तो इसे आप कहोगे सिस फॉर्म। क्या कहोगे बेटे? सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म नहीं कहते हो तो आप कह सकते हो समकक्ष रूप। और ये है बेटे सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। देखो, सेम ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड। तो इसे आप कहोगे ट्रांसफॉर्म। क्या कहोगे बेटे? ट्रांसफॉर्म। या हिंदी में आप कह सकते हो विपक्ष रूप। क्या कह सकते हो बेटे? विपक्ष रूप। ये पहला एग्जाम्पल है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा ही। दूसरा एग्जाम्पल है बेटे, केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, एक इसके पास Br है, एक इसके पास Cl है, और दो है बेटे NH3। तो प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, 4 लिगेंड्स इस पे जोड़ने हैं इस तरीके से। और यहां भी लिख रहा मैं प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, 4 लिगेंड्स इस पे जोड़ने हैं, इस तरह जोड़ देंगे 4 लिगेंड्स। आप क्या करोगे? एक NH3 यहां जोड़ दिया, एक NH3 यहां जोड़ दिया, 2 है ना। एक Br है और एक Cl है। और इसमें क्या करो? इसमें जो है एक NH3 यहां जोड़ दो और एक NH3 जोड़ दो अपोजिट साइड पे। और Br और Cl को चाहे कोई से को, चाहे Br यहां जोड़ देते, Cl वहां जोड़ देते, एक ही बात है। इन दोनों संरचनाओं को देखो, इन दोनों जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें देखो। इसमें बेटे सेम ग्रुप, भाई ये तो सेम है ही नहीं, इनके बारे में तो हम बात ही नहीं करने के। ये दोनों सेम है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो मैं कहूंगा ये है सिस फॉर्म। क्या है बेटे? सिस फॉर्म। या सिस को आप समकक्ष रूपी भी कह सकते हो, या समकक्ष समावयवी कह दो ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। समकक्ष समावयवी यानी कि सिस फॉर्म आइसोमर। और ये क्या हो जाएगा बेटे? सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे, तो कौन सा फॉर्म है? ये है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफार्मर नहीं कहना किसी को, ट्रांसफॉर्म। या फिर इसे हिंदी में कहते हैं विपक्ष रूपी या विपक्ष समावयवी। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? ये विपक्ष समावयवी है। ठीक है बेटे, तो ये तो ऐसे समावयवी हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटे? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्योंकि 4 लिगेंड्स इन पे जुड़े हुए हैं। यदि मैं आपको कहूं कि यार चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले किसी यौगिक को देखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला यौगिक यहां समझा दूं क्या? आप तो अपनी नोटबुक में नीचे लिख लेना, मैं यहां समझा रहा। मैं लिख रहा बेटे एग्जाम्पल नंबर 3, और लिख रहा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक एग्जाम्पल यहां मैं समझा रहा आपको। ठीक है, ये लिख रहा CONH3 का होल 4 Cl2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक Cl बाहर होगा। अब देखो 4 और 2 6 लिगेंड हैं। अब आपको क्या करना है? देखो, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट 6 जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह जुड़ेंगे। ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 और 6। आपको ये वाला एग्जाम्पल भी नीचे लिखना है, इसके नीचे इसी तरीके से कि एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया। तो हमें पता चल गया कि हमें 6 लिगेंड्स यहां जोड़ने हैं। ठीक है, एक काम करो, 4 तो NH3 है ना, 1 2 3 4 और 2 Cl हैं, एक Cl यहां जोड़ दो, एक Cl यहां। इसे देखो, सेम ग्रुप सेम साइड है। और इसमें क्या होगा बेटे? इधर बढ़ा दो इसे नीचे। इसमें क्या करेंगे? हम इन सेम ग्रुप को अपोजिट साइड ले जाएंगे। जैसे एक Cl यहाँ है ना, एक Cl यहाँ होगा, NH3 को यहीं रखो आप, NH3। अब 2 जगह बची तो उन 2 जगह पे NH3 बना दो आप इस तरीके से। तो आप ध्यान दोगे सिर्फ Cl पे, बेटे Cl पे ध्यान दो।
ये दोनों सीएल एक तरफ हैं, ये दोनों सीएल चले गए अपोजिट। यदि दोनों सीएल एक तरफ हैं तो आप इसे क्या कहोगे बताओ? कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या? इसे कहोगे आप सिस फॉर्म। सेम ग्रुप सेम साइड है तो आप कहोगे सिस फॉर्म, FORM, सिस फॉर्म। ठीक है, या समपक्ष समावयवी। देखो सेम ग्रुप, इन्हें देख लो, ये तो बहुत सारे सेम है। यदि ये तीन तीन होते तो फिर तो फेस और मर शब्द का यूज करते, मैंने सिखा रखा आपको। और ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसे आप कहोगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं इसके। ठीक है, इस सिस और ट्रांस के कारण ही इस समावयवता को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, या समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर बी पर हमें समझना है प्रकाशिक समावयवता, या फिर प्रकाशिक समावयवता को आप कह सकते हो ध्रुवण समावयवता, या बेटे इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हालांकि हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता क्लास 11th में भी पढ़ी थी, पर बेटे यहाँ उपसह संयोजक यौगिकों में भी प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, इसलिए यहाँ भी हम इसका अध्ययन करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो बेटे प्रकाशिक समावयवता को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सामान्य प्रकाश का क्या मतलब होता है। सामान्य प्रकाश, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सामान्य प्रकाश का क्या मतलब होता है। और फिर पता होना चाहिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश का क्या मतलब होता है। सामान्य प्रकाश का मतलब सिंपल लाइट जिसे आप कहते हो, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये तो इनके इंग्लिश में नाम हो गए, इसका मतलब थोड़ा ही हुआ। मतलब आपने इसका पढ़ रखा है, जब आप 11th क्लास में फिजिक्स में या फिर 12th में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के पार्ट में लाइट वाला पोर्शन, प्रकाश वाला जहां पोर्शन आप पढ़ते हो, तो वहां आपको पढ़ाया जाता है कि सामान्य प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस बात का पता होगा, पर फिर भी मैं बेटे बहुत माइनर सा, बहुत थोड़ा सा हिंट दूंगा जिससे आपको टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, देखो सामान्य प्रकाश पता किसे कहते हैं? सामान्य प्रकाश एक ऐसा प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश की किरण यदि इस दिशा में चल रही है तो उसके प्रत्येक स्थिति पर कंपन प्रत्येक दिशा में उपस्थित होते हैं। इस तरीके से मतलब यदि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, आपको पता है प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। फिजिक्स वाले अध्यापक ने आपको सिखाया जरूर होगा कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में क्या अंतर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस होता है। फिजिक्स में आपको यह बात जरूर पढ़ाई गई होगी। और बेटे आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग की एक खासियत होती है कि वो किसी भी स्थान पर चल सकती है, अर्थात उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग किसी विशेष स्थान पर चलती है तो अपने चारों तरफ दो तरह का क्षेत्र उत्पन्न करती हुई चली जाती है, दो तरह का फील्ड डेवलप करती हुई चली जाती है, जिनमें से एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। जब ही तो हम उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करती है। और बेटे फिजिक्स वाले टीचर्स ने आपको एक बात और बताई होगी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी विशेष स्थान पर चलती है तो चलते हुए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करती है वे दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो उत्पन्न किए जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के कारण, उनकी दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये बात बेटे आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो बेटे प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां क्या होता है
कि जब प्रकाश की किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर या प्रकाश की तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, तो उसके प्रत्येक स्थिति पर, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कण पर, कुछ भी कह सकते हो आप, हर एक स्थान पर कंपन होते हैं। और वे कंपन जो हैं वे चलने की दिशा के लंबवत होते हैं और प्रत्येक स्थान पर होते हैं। चलने की दिशा के लंबवत प्रत्येक कोण पर, ध्यान से समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता हूं कि मान लो हमारे पास ये प्रकाश की कोई तरंग या किरण है, इस तरीके से जा रही है, कैसे, ऐसे। तो यदि मैं इस स्थान पे बात करूंगा ना, इस स्थान पे कंपन ऐसे भी होंगे, और अब मैं तुम्हारी तरफ को घुमा रहा, कंपन ऐसे भी होंगे, और थोड़ा इस तरीके से भी कंपन होंगे, थोड़े तिरछे भी कंपन होंगे, और थोड़े तिरछे कंपन होंगे, लंबवत कंपन होंगे। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पे यदि मैं आपको यूं कह रहा बेटे, इस तरीके से जा रही ना तरंग, यूं, या किरण, कंपन में कह रहा कि चलो इस पॉइंट पे देख रहे हैं, येलो और ये दो दो कलर के बीच का पॉइंट है जहां ज्वाइंट है, वहां पे कंपन बेटे इस तरह होंगे ना। अब इस कंपन को ही देखते रहो ध्यान से, मैं तुम्हारी तरफ को घुमा रहा, कंपन इस तरह होंगे। और बेटे थोड़ा तिरछा करूं, ऐसे भी होंगे कंपन, थोड़ा तिरछा करूं, ऐसे भी होंगे, थोड़ा तिरछा करूं, ऐसे भी होंगे, थोड़ा तिरछा करूं, ऐसे भी होंगे। यानी कि प्रत्येक कोण पर होंगे, पर हर एक कंपन की एक खासियत होगी। पता क्या खासियत होगी? खासियत ये होगी कि उस कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होगी। ये बात कंफर्म है। कैसी होगी? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। तो यदि किसी प्रकाश की किरण में या प्रकाश की तरंग में कंपन चलने की दिशा के लंबवत प्रत्येक दिशा में उपस्थित हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं सामान्य प्रकाश या सिंपल लाइट। अब हमने क्या किया बेटे, हमने इस सामान्य प्रकाश को, ये जो सिंपल लाइट थी, इस सिंपल लाइट को एक ध्रुवी कारक, ये मैंने यहां लगा दिया एक ध्रुवी कारक, या आप कह सकते हो इसे निकोल प्रिज्म, ठीक है, या कुछ बच्चे इसे कहते हो पोलराइजर। यदि इसे ध्रुवी कारक, इसके एक्सिस होते हैं, अक्ष होते हैं बेटे, इसके क्या होते हैं, बहुत सारे अक्ष, जैसे जेल की सलाखें, जेल की सलाखें तो आपने देखी होंगी, इस तरह के इसके एक्सिस होते हैं। यदि इस प्रकाश की किरण को आपने इसके अंदर से गुजार दिया ना यूं, तो अब ये कंपन जितने थे प्रत्येक दिशाओं में, इन सारे कंपनों को खत्म करके सिर्फ एक दिशा में कंपन बचेंगे, और वे कंपन इस दिशा में बचेंगे, इस दिशा में। बाकी सब कंपन खत्म हो गए, इस दिशा में कंपन बचे, यानी कि ये कंपन सारे खत्म हो गए, सिर्फ ये वाला कंपन बचेगा, ठीक है। तो वे कंपन बचेंगे जो कंपन इसके अक्षों के समांतर थे। और इस प्रकाश को, जिसमें कंपन चलने की दिशा में केवल एक ही दिशा में उपस्थित हो, चलने की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में उपस्थित हो, इस वाले प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये क्या लगाया मैंने, निकोल प्रिज्म या पोलराइजर, ठीक है, या ध्रुवी कारक। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपका जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें कंपन प्रत्येक दिशा में उपस्थित होते हैं, पर वे सारी दिशाएं जिनमें कंपन उपस्थित हैं वे प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती हैं। मैंने आपको समझाई ये बात। और जब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, उस सामान्य प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म या पोलराइजर या ध्रुवी कारक के अंदर से गुजारोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रकाश में कंपन केवल एक दिशा में ही बच जाएंगे, बाकी सारी दिशाओं के कंपन हो जाएंगे समाप्त। तो जब प्रकाश में कंपन केवल एक दिशा में ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आते हैं, हम स्विच करते हैं केमिस्ट्री में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। मैं आपको यूं कह रहा बेटे कि मान लो हमारे पास जो है एक बर्तन रखा हुआ है इस तरह का, ध्यान से समझेंगे। ये एक बर्तन है कांच का, ये एक बर्तन है कांच का, ये एक बर्तन है कांच का। ये कांच के या फिर पारदर्शी पदार्थ के कितने बर्तन लिए मैंने? 3। मान लो 3 बीकर ले लिए। इसमें मैंने एक पदार्थ को घोल दिया, इसमें एक को घोल दिया, इसमें एक को घोल दिया। पदार्थ है ए, बी और सी। ध्यान से समझियो, मेरे पास 3 पारदर्शी बर्तन हैं। 3 पारदर्शी बर्तनों में मैंने 3 विलयन भरे हैं, और वे 3 विलयन 3 पदार्थों के हैं।
विलियन चाहे मैंने पानी में घोल के बनाया हो, चाहे कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोल के बनाया हो, चाहे बेंजीन में घोल के बनाया हो, चाहे मैंने किसी भी चीज में घोल के बनाया हो, वो पदार्थ जिस चीज में घुलने को तैयार था मैंने उसे उसमें घोल दिया और घोल के वो विलयन तैयार कर दिया तीन तरह के, ए पदार्थ, बी पदार्थ, सी पदार्थ। अब मैं इसके अंदर से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारूंगा। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन कैसे होते हैं? ऐसे, ठीक है। मैं तीर के निशान बनाऊं या ना बनाऊं इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को इसमें से गुजारा और इसमें से भी समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा और इसमें से भी समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ठीक है। तीर के निशान यदि मैं ना भी बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंपन की दिशाएं दिखाई बेटे मैंने इस तरीके से। तो यदि मैं पहले बर्तन में से जिसमें पहले पदार्थ का विलयन मैंने भर रखा है उसमें से ये समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, पहचानते हो आप इसे? क्या है ये बेटे समतल ध्रुवित प्रकाश है ये, जिसके कंपन हमने सिर्फ एक दिशा में छोड़ दिए थे, बाकी सारे कंपन खत्म कर दिए गए थे निकोल प्रिज्म द्वारा या पोलराइजर द्वारा या ध्रुवीकारक द्वारा, ठीक है बेटे। तो जब मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश को पहले बर्तन में से गुजारा तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है बेटे। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन ना तो बाईं तरफ को घूमे हैं ना तो दाईं तरफ को घूमे हैं। तो मैं बेटे इसे ए को कहूंगा, क्या कहूंगा? इसे ए को कहूंगा ध्रुवण अघूर्णक, ध्रुवण अघूर्णक, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा दे, इसलिए इसे मैंने कहा है ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बेटे। अब बी ने क्या करा बेटे? बी ने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को कुछ इस तरीके से घुमा दिया है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। बी ने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को इस तरीके से घुमा दिया है, तो बेटे कंपन ऐसा था और ऐसा हो गया है, यानी कि कंपन को घुमा दिया है दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि दाईं तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि कोई पदार्थ, यदि किसी पदार्थ का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा देता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। मैं यहां लिख रहा हूं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। या आप कह सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर आप कह सकते हो डी फॉर्म या फिर कह सकते हो प्लस फॉर्म। तो वो डी फॉर्म या प्लस फॉर्म समावयवी कहलाता है। और यदि कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को घुमा देता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, वामावर्त दिशा में घुमा दिया, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी, या इसे कह सकते हो आप एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। बताओ ये बात आपकी समझ में आती है क्या? ये बात बेटे आपकी समझ में बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा है कि पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा भी नहीं सकता और घुमा भी सकता है। यदि घुमाएगा तो दो तरफ घुमा सकता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। जो दाईं तरफ घुमाता है उसे कहते हैं डी फॉर्म या प्लस फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी की वजह से डी आया, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक की वजह से डी आया, ठीक है। और ये वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी या एल जो आया वो लेवियो रोटेटरी की वजह से आया, ठीक है बेटे, जो बाईं तरफ को घुमा देता है। अब आपका दिमाग तो जो है ज्ञान का खजाना है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसने क्यों नहीं घुमाया और इन्होंने क्यों घुमा दिया। इसका रीजन पता क्या है बेटे? इसका रीजन ये है कि जो आपके पास यौगिक है उस यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, ठीक है, या कार्बन कह दो, यदि कार्बनिक रसायन की बात करो, कार्बनिक रसायन तो हम इस चैप्टर के बाद एकदम हमला कर देंगे कार्बनिक रसायन पे, और फिर देखना कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन ले लो, नहीं तो यदि उपसह संयोजक यौगिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु ले लो ना। तो बेटे ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की यदि मैं बात करूं
तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ यदि अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ABCD, सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, तो सी, ये सी और ये सी अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ अलग अलग स्पीशीज जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु को हम कहते हैं किराल, या चिराल कह दो, या असममित कह दो। आप असममित भी कह सकते हो, चिराल भी कह सकते हो, किराल भी कह सकते हो, किरल भी कह सकते हो, चिरल भी कह सकते हो। कोई टीचर किसी तरीके से बोलता है, कोई टीचर किसी तरीके से। तो यदि कोई केंद्रीय धातु परमाणु की स्थिति ऐसी है कि उसके चारों तरफ एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें जो है बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसका, तो वो क्या करता है, वो प्रकाश के कंपनों को घुमा देता है। जिसका बैलेंस खुद का बिगड़ा हुआ है वो घुमाएगा प्रकाश के कंपनों को। जैसे मैं आपको कहूं कि इसके पास लिगेंड्स तो एक जैसे हैं, पर उनकी व्यवस्था ठीक नहीं बनी हुई है, उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा देगा। या फिर मैं यूं कह दूं कि ऐसे दो अणु या ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, प्रतिबिंब रूप हो, जिसे आप कहते हो एनेंशियोमॉर्फ। तो एनेंशियोमॉर्फ जो होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, तो वे भी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा देते हैं। ये बात आपको समझनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को एग्जाम में नहीं लिखना है, मैंने थोड़ा सा फिजिक्स को लेके यहाँ समझाया है आपको। अब हमें लिखना क्या है एग्जाम में, यदि एग्जाम में आ जाए प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो एग्जाम में क्या लिखना है, इस चीज को तो नोट्स में लिख लियो आप अपने, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। देखो बेटे क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे। हमने हेडिंग लिखी है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। देखो, जब दो या दो से अधिक, अब आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा यदि इस बात को आपने समझ लिया था जो मैंने अभी समझाई थी, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि डायरेक्ट में इसी पे आ जाता और उस बात को ना समझाता तो बहुत प्रॉब्लम होती बेटे आपको समझने में। इसलिए मुझे फिजिक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ आपको समझाना पड़ा, ठीक है बेटे। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के, उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल, अब देखो ध्यान से समझियो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रकाशिकी लिख दूं या ध्रुवण भी लिख सकते हो आप, प्रकाशिक समावयवी, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है बताओ, यह घटना प्रकाशिक समावयवता, या आप ध्रुवण समावयवता भी लिख सकते हो। प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। तो इसे कहते हैं बेटे प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता। और बेटे एक बात बताऊं बहुत अच्छी,
ये जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ना, इनके अंदर एक खासियत होती है। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटे? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी, या इसे आप कह सकते हो एनेंशियोमर्स होते हैं। मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यदि बीच में आपने उनका दोनों का शक्ल देख लिया तो ऐसा लगेगा जैसे बीच में हमने क्या रख रखा है? मिरर, दर्पण रख रखा है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी। क्या बताई थी बेटे? यूं बताई थी कि जो समावयवी कंपनों को, किसके कंपनों को बताइयो? समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों की बात हो रही बेटे। कंपनों को दक्षिणावर्त, जिसे आप कहते हो क्लॉकवाइज या दाईं तरफ दिशा में घुमाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, उसे बताओ क्या कहते हैं? उसे डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म ऐसे लिख दो, फॉर्म कहते हैं। तथा जो वामावर्त यानी बाईं तरफ, वामावर्त को आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह सकते हो बेटे? चौक खत्म होगी, एक मिनट। जो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है उसे लीवो फॉर्म या फिर माइनस फॉर्म या एल फॉर्म बाद में लिखेंगे, ठीक है बेटे? जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, डेक्स्ट्रो के बराबर में क्या लिखा है? डी। तो इसी तरह हम लिखेंगे उसे LAEVO, लीवो या एल या माइनस फॉर्म। चलो ये भी लिख दूं, समावयवी कहते हैं, ठीक है बेटे? याद रखोगे इस चीज को कि कौन सा डी फॉर्म है, कौन सा एल फॉर्म है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको लिख के आना है एग्जाम में, यदि क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल आप लिख देना, कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु परमाणु है, इथाइलिन डाइअमीन है 3, और बेटे आवेश है इसके ऊपर 3 इकाई धनावेश। यहाँ हमने रख रखा है, चलो बाद में रखेंगे इसे, तो केंद्रीय धातु परमाणु का कोबाल्ट रख दो पहले। एक इथाइलिन डाइअमीन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है? ये उपसय संयोजक बंध बन रहे, ये उपसय संयोजक बंध बन रहे, ये उपसय संयोजक बंध बन रहे। और एक इसका उल्टा बना दो, बस मिरर इमेज होनी चाहिए ना दोनों एक दूसरे के। इधर एक है तो इस बार इधर एक ले लेंगे हम, इधर ले लेंगे 2। ये उपसय संयोजक बंध बना रहा बेटे मैं इस तरीके से, ये तो ये दोनों एक दूसरे के बेटे मिरर इमेज हैं। यहाँ यदि हमने मिरर रख दिया बीच में, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं, लिखा हुआ ना प्रतिबिंब रूपी या एनेंशियोमर, ठीक है? चलो एनेंशियोमर्स, एस भी लिख लेना यहाँ, एस, एनेंशियोमर्स। तो इस तरह आप बता सकते हो। यदि आप पहले को डी या प्लस फॉर्म लिखोगे ना, यदि आप इसे लिखोगे डी फॉर्म या प्लस फॉर्म लिखोगे इसे डेक्स्ट्रो फॉर्म,
तो इसे आप एल फॉर्म लिख देना, एल या माइनस फॉर्म। मतलब आप इसे इधर या उसे इधर बना देते, जब भी वही बात थी। आप इनमें से शकल एक दूसरे की उल्टी बनानी है, बस ध्यान रखना है, प्रतिबिंब रूपी बनाने हैं। एक को यदि डी फॉर्म कहोगे तो दूसरे को आपको एल फॉर्म या माइनस फॉर्म कहना पड़ेगा। यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी ऐसे भी लिख सकते हो आप। मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह नहीं बची, नहीं तो मैं लिख देता। यहाँ लिख दूं क्या बेटे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और यहाँ लिख दो, नीचे ही लिखना है आपको। आपको ये चीज भी नीचे लिखनी है, जैसे डी प्लस फॉर्म नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, मुझे तो जगह नहीं मिली इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। और यहाँ में लिख रहा हूँ वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, इसे आप कह सकते हो लेवियो रोटेटरी। ठीक है, और इसे क्या कह सकते हो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये चीजें पहले इसे लिखो, फिर इसे नीचे ही लिखना आपको। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। यदि आप बेटे किसी भी चैप्टर को प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ोगे, एक निश्चित क्रम में पढ़ोगे, तो मेरी तरफ से बेटे पूरी गारंटी है कि केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और केमिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण कुछ भी हो सकता है बेटे। कारण ये हो सकता है कि शायद आपको अच्छी शिक्षा ना मिली हो, शायद ऐसा हुआ हो कि आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट ना लगाते हों, पूरा प्रयास ना करते हों आपको समझाने का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और बेटे इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैं बेटे यूट्यूब पे आया हूँ कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, उन्हें हेल्प करनी है यार। मतलब बहुत पैसा कमा लिया मैंने अपनी लाइफ में, बहुत पैसा कमा लिया, मैं परेशान हो गया पैसे से बहुत ज्यादा। अब मुझे यार कुछ ऐसा करना है जो बच्चे मजबूर हैं उनके लिए करना है, इसलिए बेटे मैं यूट्यूब पे आया हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, पैसे के लिए नहीं आया हूँ। पैसा बहुत दे रखा ईश्वर ने मुझे, ऊपर वाले ने बहुत पैसा दे रखा, कमी नहीं है। मैं 2 रोटी की जगह 4 भी खा सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।